साथियों, हॉरिजन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग एक नई सीरीज आपके साथ लेकर आए हैं इतिहास से संबंधित, और इतिहास का एक पार्ट है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस टॉपिक का नाम आधुनिक भारत है, मॉडर्न इंडिया है। और मॉडर्न इंडिया में हमने पहला लेक्चर आपको उपलब्ध करवा दिया है इसी चैनल के माध्यम से। अब हमारा अगला टॉपिक है जो प्रश्नों के माध्यम से ही होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो और साथ में आपकी उस विषय पर समझ भी अच्छी बने। यही इस संस्थान का उद्देश्य है। तो टॉपिक आगे बढ़ाते हैं अगले टॉपिक में, और आधुनिक भारत से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो मराठा साम्राज्य, उसी का सेकंड पार्ट है। ये इस चीज को आपको समझना है। देखिएगा, टॉपिक ये है आपका, और पहला प्रश्न है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। एक प्रथा है सरंजामी जो बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास में। सरंजामी प्रथा, इसमें 4 ऑप्शन आपके लिखे हैं। मराठा भूराजस्व व्यवस्था, तालुकेदारी प्रथा, कुतुब शाही प्रशासन, इनमें से कोई नहीं। अगर आप ऑब्जेक्ट को या विकल्पों को अलग करेंगे तो भी इसको अपन लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा, लेकिन आपको यह पता हो पहले कि सरंजामी किससे संबंधित टॉपिक है। वहां एग्जाम्स में तो टॉपिक लिखा नहीं रहेगा कि इस टॉपिक से हमने ये प्रश्न पूछा है, तो दिक्कत जाएगी आपको। अभी आगे आने वाले जो वीडियोज आपके होंगे उसमें मिक्स चीजें चलेंगी, तो ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, आपको बहुत अच्छे से इतिहास समझ में आएगा। 4 ऑप्शन है। यहां लिख दिया मराठा भूराजस्व व्यवस्था, तालुकेदारी प्रथा। तालुकेदारी जो प्रथा है ये मुगलों से संबंधित रही है, मुगलों से संबंधित है, भूराजस्व से ही संबंधित व्यवस्था है। एक तालुका होता था, वहां से टैक्स को वसूला जाता था, रैंड जिसे अपन को बोलते हैं भूराजस्व, लैंड रेवेन्यू बोलते हैं। तो ये मुगलों से संबंधित है। कुतुब शाही जो वंश है वो साउथ इंडिया में रहा है, दक्षिण भारत में रहा है कुतुब शाही वंश। और मेनली अगर बात करें तो गोलकुंडा में इनका शासन रहा है, तो इसे अपन साउथ दक्षिण से संबंधित एक भू राजस्व की व्यवस्था है कुतुब शाही प्रशासन। वहां एक राजा हुए हैं कुतुब शाही, वहां एक वंश भी हुआ है कुतुब शाही वंश, इसलिए उस प्रशासन का नाम पड़ गया कुतुब शाही प्रशासन। और इनका जो प्रशासन मिलता था वो मिडेवल इंडिया में जो मुगलों और सल्तनत के शासकों ने चलाया वैसे ही था। और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर इस हिसाब से क्या हो गया, मराठा भूराजस्व व्यवस्था थी। अब सुनिए ये क्या थी, इसे समझ लेते हैं। सरंजामी पहला पॉइंट निकला, भू राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था थी, व्यवस्था थी। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे मोकासा भी बोलते हैं, मोकासा, इसे मोकासा भी कहते हैं। सरंजामी को ही क्या बोलते हैं, मोकासा बोलते हैं। इस चीज को याद रखना, इसी का नाम मोकासा है। अगर लिखा आ जाए कि मोकासा प्रथा क्या थी, तो भूराजस्व प्रथा थी जो मराठों ने चलाई। इसमें क्या होता था, जिसे यानी इसे इस व्यवस्था जिसे दिया जाता था यह व्यवस्था करने के लिए या संचालित करने के लिए, उसे सरंजामदार बोलते थे, सरंजामदार कहते थे। और इसे एक खास क्षेत्र दिया जाता था, उस क्षेत्र पर ये टैक्स वसूलते थे। यानी एक प्रकार की टैक्स वसूलने के लिए किसी को अधिकार दिया जाता था कि यहां से आप भू राजस्व वसूलेंगे, और वही व्यवस्था है सरंजामी प्रथा। और सरंजामी प्रथा के अंतर्गत जो प्रमुख है, जो हेड है, जो सर्वे सर्वा है, उसको कहते थे सरंजामदार। क्या बोलते थे, सरंजामदार कहते थे, बस इस चीज को। और ये मराठों के द्वारा संचालित एक भू राजस्व व्यवस्था थी। एक और आपको हम जानकारी दे देना चाहते हैं कि प्रत्येक हफ्ते में आपको एक मैराथन मिलेगा, और वो मैराथन रहेगा करंट अफेयर्स का। दूसरी सूचना आपके लिए यह है कि हॉरिजन एकेडमी में आकर आप स्पेशल पीएससी के लिए ऑफलाइन बैच की जानकारी ले सकते हैं, अथवा
अगर आप नहीं आ पाते तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, स्पेशली पीएससी के लिए। ठीक, तो अब देखिएगा, ये थी सरंजामी प्रथा और पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं इस प्रश्न में वो हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट, संभवतः कई बच्चों ने आंसर इसका दिया होगा। ठीक है, अब इसमें वो बच्चे भी जुड़ सकते हैं जो तैयारी एकदम नई कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं आता है, वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनका टॉपिक कवर हो जाएगा इससे। क्वेश्चन भी अच्छे से कवर होंगे और टॉपिक भी आपका कवर होगा। आप एक बार लेकर देखेंगे तो आपको चीजों को समझ में आएगा कि हमारा पूरा टॉपिक समझ में हमको आ रहा है। ठीक, अब देखिएगा, वह कौन सेनानायक था, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। मतलब शिवाजी का खौफ कितना ज्यादा था। शिवाजी के खौफ का यह परिणाम था कि बीजापुर के सुल्तान ने यह बोल दिया अपने सेनानायक से, सेनापति से, कि आप जाइए और शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाइए। मतलब ये फिल्मों में आपने देखी है कहानी के, या तो जिंदा पकड़ो या मुर्दा, और यहां ये चल रहा है। फिल्में इन्हीं से तो बनती हैं, जो हिस्टोरिकल फिल्म्स होती हैं वो इन्हीं से बनती हैं। अब देखिएगा, आप देखते हैं ये हमारे बहुत फेमस सेनानायक हैं। देखिएगा, तो पहली बात तो प्रश्न में लिखा कि बीजापुर के सुल्तान ने, किसके सुल्तान ने? बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा। उस सेनानायक का नाम क्या था? यह प्रश्न आपसे पूछ लिया। 4 ऑप्शन है, इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां, सैयद बांदा की जगह सैयद बंधु है, याद रखना है। एक सैयद बांदा करके एक हुआ है, सैयद बंधु 2 हुए हैं, जो किंग मेकर मिडेवल दुनिया के कहलाते हैं। 4 मुगल बादशाहों को सिंहासन पर बिठाने वाले थे। चले, तो हम इसे एलिमिनेशन करते हैं, इसको मतलब विकल्पों को अलग करते हैं और सही आंसर को चुनने का प्रयास करते हैं। यहां पकड़ लेना है, प्रश्न में बीजापुर लिखा है, बीजापुर का सुल्तान है। इनायत खां बड़ोदरा में जन्मे थे और ये एक प्रसिद्ध, कहा जाए तो स्कॉलर हैं, हम इसे कह सकते हैं सूफी टाइप के आदमी हैं, साहित्यकार, लेखक, लेखनी करते रहते थे। संगीत की दुनिया में भी इनायत खां ने काम किया है, संगीत की दुनिया में इन्होंने काम किया है, इस बात को याद रखना, मुसलमानों के अंतर्गत। तो इन्हें तो इसलिए काट दो क्योंकि ये कोई सेना नायक है ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये तो जैसे किसी को जानकारी है किसी को नहीं है, तो इसीलिए तो टॉपिक आपको समझा रहे हैं। समझ रहे ना बात को कि कैसे आप अलग करेंगे। और ये अगर जानना है तो आप इस संस्थान के चैनल से जुड़ जाइए और चीजों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। रटना मना है, इतिहास को जहां रटोगे वहां दिक्कत हो जाएगी। कहते नहीं इतिहास रटोगे तो इतिहास बन जाओगे। अफजल खां, अफजल खां, अफजल खां एक सेना नायक ही था, सेना नायक। तो आप कहेंगे सर ये तो मिल गया, आप काहे को आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि और भी तो सेना नायक हैं इसमें। देखें, शाइस्ता खां भी सेना नायक था एक, इसी समय का, इसी समय का। लेकिन शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था। आप कहेंगे सर मामा से हमें क्या करना, कैसे नहीं करना, तभी तो याद होगा आपको। औरंगजेब का मामा था। औरंगजेब का मामा का नाम क्या है? शाइस्ता खां था। और इसे साउथ में, दक्षिण में एक सूबेदार बनाकर वहां पर औरंगजेब ने स्थापित किया था। शाइस्ता खां को भी भेजता है औरंगजेब, लेकिन अभी पूछा है बीजापुर के सुल्तान ने भेजा है। सैयद बंधु का संबंध मुगलों से है और ये किंग मेकर के रूप में है, इस बात को याद रखना है। तो अब ऑप्शन बचा है अफजल खां, राइट आंसर होगा अफजल खां। अफजल खां बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख सेनानायक हुआ करता था। इस चीज को आपको समझ लेना है, प्रमुख सेनानायक। इतना खौफ था इसका कि किसी को भी, मतलब औरंगजेब जो दक्षिण के अभियान कर रहा था उस समय सबसे ज्यादा खतरा औरंगजेब को इसी से रहता था, अफजल खां से। और अफजल खां को यह पता था कि शिवाजी को पराजित करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसका परिणाम है कि एक हिंदू को पकड़कर, एक जयचंद, जयचंद होने का मतलब होता है राष्ट्रद्रोही होना, एक हिंदू को पकड़कर भेजा कि आप एम्बेसडर हो हमारे, शिवाजी से हमारा एक मीटिंग करवाओ, मुलाकात करवाओ।
और वहां के जंगलों में एक मुलाकात हुई और कहा कि ना आप लेकर आओगे बॉडीगार्ड ना हम लेकर आएंगे बॉडीगार्ड, ऐसे ही मुलाकात होगी। और वो जंगलों में जब मुलाकात हुई, लेकिन शिवाजी चतुर थे, उन्हें पता था कि हम इतने छोटे से राज्य में मुगलों, बीजापुर और अपने पड़ोसियों से संघर्ष कर रहे हैं, हमें बचना भी तो है। ऐसे ही थोड़ी शिवाजी हो जाते हैं सब कोई। तो क्या होता है, परिणाम क्या होता है? मुलाकात हुई, शिवाजी ने मुलाकात के लिए हाँ बोल दिया और हाँ बोलने के बाद कहा कि वहीं मुलाकात होगी। वो अपना वखनक लेके गए साथ में, वखनक, क्योंकि उस हिंदू से पूछ लिया था शिवाजी ने। वखनक उनका एक अस्त्र हुआ करता था जो वो हाथ में पहनते थे। और कहते हैं जब उसने तलवार मारी अफजल खान ने तो वो पूरा बुलेट प्रूफ थे, पूरी तरीके से सुरक्षित थे। उस समय लोहा ही लोहा उन्होंने शरीर के कपड़ों के अंदर लगा लिया था शिवाजी ने। जब उनके ऊपर तलवार से प्रहार किया गया, अंततः उन्होंने एक ही वखनक से अफजल खां का कत्ल कर दिया। तो इस बात को याद रखना, अफजल खां यहां पराजित हुआ है, बताना ये चाहते हैं। आंसर तो आपको मिल गया है, साथ में एक कहानी मिल गई है। तो फायदा क्या है, आपका टॉपिक कवर हो रहा है, साथ में और कौन प्रश्न बन सकते हैं और साथ में ये प्रश्न का जवाब क्या है, ये सब बन रहा है आपसे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? अफजल खां, जो बीजापुर के सुल्तान का सेना नायक था। ठीक, चले नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ये सरल हो गया है प्रश्न हमारे ख्याल से। कठिन अगर बनाना था तो ये पूछना था कि कौन सी जेल में बंद थे, तो संभवतः ये कठिन होता। लेकिन अगर वो कठिन भी पूछेगा तो आपसे जवाब बन जाएगा। आप सुनिएगा इसे। पहले तो हमें ये बताओ, औरंगजेब एवं शिवाजी, इनकी मुलाकात कैसे और क्यों हुई, इसकी एक कहानी है। हम अलग करेंगे विकल्पों को। विकल्प कैसे अलग करना है? कानपुर में उन्होंने कोई दरबार नहीं लगाया है औरंगजेब ने, जब मुगल बादशाह था औरंगजेब, इसलिए इसको आप समाप्त कर सकते हैं। आपको कंफ्यूजन हो सकता है दिल्ली और आगरा में, क्योंकि ये मुगलों की दोनों ही राजधानी रही है। यहां पर दीवाने आम है और दीवान एक खास है। खास लोगों की मुलाकात के लिए दीवाने खास और आम लोगों की मुलाकात के लिए दीवाने आम, ये आपको दोनों नगरों में मिल जाएंगे। इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, चिंता नहीं करना, वो भी समाप्त हो जाएगा। ग्वालियर भी आप समाप्त कर दो, क्योंकि औरंगजेब ने यहां पर कोई दरबार का आयोजन आज तक नहीं किया है। ऐसे ही मिलने आता रहा होगा, लेकिन कोई ऐसा दीवाने आम और दीवाने खास नाम की कोई यहां पर स्थान नहीं बना हुआ है। इस चीज को याद रखना। तो इसे भी आप समाप्त कर सकते हैं इस आधार पर। दो में कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि दोनों ही मुगलों की राजधानी रहा है। और कठिन बना सकते थे एग्जामिनर, इसमें फतेहपुर सीकरी लिख देते, क्योंकि वो अकबर के समय की कैपिटल रहा है मुगलों की, जो उत्तर प्रदेश में है, आगरा के नजदीक है। अब आपको समझना है इन दो में कैसे अलग करें। अलग ऐसे ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि औरंगजेब का जो दरबार लगता था, औरंगजेब का दरबार सामूगढ़ के युद्ध के बाद आगरा में लगा। कहा जाता है औरंगजेब ने अपने कई भाइयों का कत्ल, जितने भाई थे लगभग सबका कत्ल करके सिंहासन प्राप्त किया और अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था। और शाहजहां की कैपिटल जो थी वो दिल्ली में थी, जो लाल किला का क्षेत्र है, जिसे आप चांदनी चौक कहते हैं, वो शाहजहां के द्वारा बसाया गया क्षेत्र है। ताजमहल बनवाया शाहजहां, वो ठीक है, अभी तो अपन क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ठीक, तो औरंगजेब का जो दरबार है वो दरबार लगता था कहां? आगरा में। और वहीं शिवाजी से मुलाकात, औरंगजेब की मुलाकात शिवाजी से हुई। और ये मुलाकात क्यों हुई थी? ये मुलाकात 1666 में हुई। मुलाकात का कारण था 1665 की संधि, और वो संधि आपको पिछले प्रश्नों में मिल गई होगी अगर दोनों वीडियो आप देखेंगे। उस संधि का नाम था पुरंदर एग्रीमेंट। पुरंदर किला था, इसलिए संधि का नाम पड़ गया पुरंदर एग्रीमेंट, पुरंदर की संधि। इस पुरंदर की संधि का उल्लंघन शिवाजी ने कर दिया, तो शिवाजी के से कहा कि इनसे अब मुलाकात होना है। तो 1666 में मुलाकात हुई है। पूरी फौज के साथ शिवाजी गए और उनसे मुलाकात कर ली दीवाने आम में, मतलब अपमान कर दिया शिवाजी का। शिवाजी ने वहां पर अपशब्द बोले उनके लिए, औरंगजेब के लिए। औरंगजेब ने उनको जेल में डाला। उस जेल का नाम सुन लो आप, इसलिए कंफ्यूजन बोल रहे थे हम, जयपुर भवन है उसका नाम। और जयपुर भवन कहां है?
तो याद रखना आगरा में है। आप राजस्थान इसलिए टिक नहीं लगाना क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर भवन आज से कभी पूछे तो कहां है? आगरा में है। और इसी भवन में कैद थे शिवाजी। फूलों की टोकरी, लड्डू की टोकरी आपने सुना होगा, उसमें भाग गए थे वो अपने पुत्र के साथ, संभाजी के साथ। संभाजी बाद में इनका मनसबदार भी बना था औरंगजेब का। वो अपन कहानी अलग है, तो यहां कहानी नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन आपको निकाल के बताया। इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा। और आगरा में ही कौन सा भवन है? जयपुर भवन, जहां शिवाजी कैद थे। तो स्थान का नाम आगरा है, भवन का नाम जब कठिन बनता कि ना बनता अगर आपने शुरुआती तैयार की होती, क्योंकि आपको पता रहता कि ये तो भाई राजस्थान में होगा और एग्जामिनर ऐसा करेगा, ये तो मान लिया कि टॉपिक है, एग्जामिनर कर सकता है। वो तो सीधा लिखता है कि हमें इतिहास पूछना है, ये थोड़ी लिखता है कि हमें मराठा साम्राज्य पूछना है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा होगा। चलिए नेक्स्ट। आप क्वेश्चन के साथ सब कुछ पढ़ रहे हैं, इस चीज को याद रखना है दोस्तों। और किसी भी टाइप का प्रश्न बन जाए वो भी आपसे बनेगा अगर इस टॉपिक का आएगा तो। देखिए, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ये तो बन जाना चाहिए, अपने ही पास का है, मतलब मध्य प्रदेश से संबंधित चीज है। अब देखिएगा, माधवराव सिंधिया पहला, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया। अब इसमें कंफ्यूज होना है आपको, हम बताते हैं कारण। ग्वालियर राज्य की स्थापना अगर कोई पूछे तो रणोजी सिंधिया थे, और इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है रणोजी सिंधिया का। इस चीज को आपको याद रखना। ये बहुत बात के हैं, इनका स्थापना से कोई संबंध नहीं है। माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, इनका स्थापना से संबंध नहीं है। सिंधिया के वंशज हैं, सिंधियाओं के किंग हैं ये, लेकिन इनका स्थापना से कोई मतलब नहीं है। ग्वालियर तो ग्वापालक ऋषि के लिए बसा हुआ क्षेत्र था। गोपाल श्री पर्वत भी वहां पर स्थित है ग्वालियर। और बाबर ने इसकी प्रशंसा करके यह तक कहा था, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा था, भारत का सिर मुकुट कहा था यहां के किले को। ठीक, वो तो कहानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम दो चीजें पढ़ाते हैं क्योंकि इसे आप अलग नहीं कर पाएंगे ऑप्शन से। ठीक है, देखें, दो कहानी आप सुन लोगे तो आप आंसर लगा दोगे, आप ही को लगा देना है तत्काल आंसर। कहानी क्या है? हमने कहा राणोजी सिंधिया या रनोजी सिंधिया, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, राणोजी सिंधिया या रनोजी सिंधिया। और एक है जीवाजी राव सिंधिया। अगर ये दोनों ऑप्शन में होते तो हम कहते आपको ये आंसर लगा के आना, रणोजी सिंधिया। ऐसा क्यों? पेशवा बाजीराव ने कहा था कि रणोजी सिंधिया से कि आप मालवा के क्षेत्र के सर्वे, उस समय मालवा में ग्वालियर था, मालवा अंचल में, भौगोलिक रूप से नहीं था लेकिन ऐतिहासिक रूप से था। उनने कहा कि रणोजी सिंधिया हमारे सामंत होंगे, मतलब पेशवा के अधीन काम करेंगे मालवा क्षेत्र में, इसलिए कहते हैं ग्वालियर राज्य की स्थापना करने वाले रणोजी सिंधिया है। लेकिन, और यह बात है 18वीं सदी की, कब की है? 18वीं सेंचुरी की, 18वीं सदी की। लेकिन जीवाजी राव सिंधिया वाली कहानी को सुनना है। ये जब भारत को आजादी मिली और आजादी के पहले और आजादी मिलने तक ग्वालियर के किंग रहे, मतलब लंबे समय तक इन्होंने ठीक ठाक शासन किया जीवाजी राव सिंधिया ने। इसलिए इस ऑप्शन का आंसर तो जीवाजी राव सिंधिया है, क्योंकि ऑप्शन में रणोजी सिंधिया नहीं है। और क्वेश्चन गलत नहीं है, इस चीज को समझ लेना है। उन्होंने क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि स्वतंत्र भारत में 1947 में भारत आजाद हो गया। स्वतंत्र भारत में ये जीवाजी राव सिंधिया ही थे जिन्होंने इंडियन यूनियन भारतीय संघ में ग्वालियर को विलय करवा दिया था, मिला दिया था। इसलिए कहते हैं ग्वालियर के संस्थापक कौन है? इस ऑप्शन के हिसाब से जीवाजी राव सिंधिया। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो राणोजी लगाओगे, क्योंकि राणोजी सिंधिया ने ही ग्वालियर राज्य की स्थापना की है। ठीक, बाकी ग्वालियर का बहुत लंबा इतिहास है। इस क्वेश्चन को अपने निकालने के लिए दो कहानी बताई है। अगर ये दोनों ऑप्शन में होते तो ये टिक लगाते आप, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं है तो ये टिक लगा दिया है। समझ गए चीजों को? ये था आपका आंसर, जीवाजी राव सिंधिया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए बच्चों।
देख, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा। आज अगर देखा होता तो शुरुआत में तो हम उसको कहते हैं ये पत्रकार है, पत्रकार देखते रहते हैं। पत्रकारों की भी बड़ी अच्छी कहानी है, किसी की भयानक लड़ाई हो रही है वो वहीं पर वीडियो लेके बनाने लगते हैं। मतलब संवेदनशीलता कितनी नीचे गिर गई है। ठीक, इस चीज को समझना। लेकिन अब क्या करें, ऐसा देश चल रहा है और जैसा देश चलेगा वैसा लोगों को बनना पड़ेगा। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, ये लिखा हुआ है। देखो, हफी कानवी इतिहासकार हैं, इतिहासकार हैं, और इसी समय के इस बात को याद रखना है। लेकिन इनका ज्यादा संबंध शाहजहां से है, और मुगलों ने पानीपत का युद्ध लड़ा ही नहीं है। दिक्कत यहां है, उत्तरवर्ती मुगल कमजोर थे इसलिए वो स्वयं नहीं लड़े, मराठे ताकतवर हो रहे थे इसलिए पानीपत का युद्ध किससे हुआ है, मराठों से हुआ। इसे ऐसा समझो, दो गुंडे आपके दरवाजे के बाहर लड़ रहे हैं और आप इतने कमजोर हैं कि अपने दरवाजे लगाकर अंदर है और बढ़िया दो गुंडे लड़ रहे हैं। यानी देश किसी का और लड़ कोई और रहा है। देश तो मुगलों का था उस समय, क्योंकि किंग उस समय मुगल थे। मुगल इतने कमजोर हो गए हैं कि एक क्षेत्रीय राजा मराठों को युद्ध लड़ना पड़ा विदेशी व्यक्ति से, और वो विदेशी व्यक्ति था अहमद शाह अब्दाली। ये आपने पिछले प्रश्नों में देखा होगा, लेकिन उस समय ये नहीं था कि किसने देखा, इस चीज को याद रखना है। और ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को। और इसका आंखों देखा जो वर्णन किया है वो है काशीराज पंडित। काशीराज पंडित ने इसका आंखों देखा वर्णन किया है। दत्ताजी पिंगले का संबंध किसी इतिहासकार से नहीं है, ना ये इतिहासकार रहे हैं। पहली बात तो ये याद रख लो दिमाग में। ये पेशवा टाइप के व्यक्ति थे जो मराठों के समय थे, इसलिए इनको काट देना। हरचरण दास के जाने कितने नाम आते हैं, इसलिए इनको इसलिए काट दो क्योंकि कई नाम हैं और अधिकतर लोग फेमस रहे हैं उनमें से। ये कोई इतिहासकार नहीं है ज्यादा बड़े, तो इनको इसलिए काट देना है नाम के हिसाब से। तो खफी खान को हमने इतिहासकार माना, स्पेशली मुगलों के लिए किया। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, काशीराज पंडित। क्योंकि मुगलों ने खुद युद्ध लड़ा ही नहीं है पानीपत का युद्ध हुआ है मराठा। और पेशवा कौन था, आप लोग जवाब दे सकते हैं, वालाजी बाजीराव। और किसके बीच हुआ, अहमद शाह अब्दाली, तीसरा पानीपत वाला। इस चीज को आपको दोस्तों था, इसका राइट आंसर है काशीराज पंडित। ठीक, तो इनने पानीपत के तीसरे युद्ध को स्वयं देखा और लिखा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए और जवाब देने का प्रयास करें। नहीं भी दे रहे तो सुने, आप सुनोगे तो टॉपिक कवर हो जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा। दोनों फायदे हैं, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी फायदा है। मतलब शुरुआत से तैयारी करने वालों के लिए भी फायदा, और जो तैयारी कर चुके उनको भी फायदा, क्योंकि वो क्या कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, अपना अन्य चीजों को देख पाएंगे। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है। मतलब अधिकतर किले ही शिवाजी, हमने कहा था शिवाजी का प्रेम बहुत था किलों से। क्यों प्रेम था, हम तो इसे मतलब लॉजिकली बात नहीं है, लेकिन धारणा है कि शिवाजी का जन्म किले में हुआ, शिवनेर के किले में। शिवाजी का राज्याभिषेक किले में हुआ, रायगढ़ के किले में। ये आप चीजें समझ चुके हैं पिछले क्वेश्चनों में। इसलिए शिवाजी ने जीते भी क्या, किले। ये तो हो गई धारणा वाली बात। लॉजिक क्या है इसका, उस समय किले ही आपकी सुरक्षा की गारंटी थे और उसी से आपकी अर्थव्यवस्था जुड़ी होती थी। मतलब उससे आपको इनकम होता था, और अगर जिसके पास जितने किले हैं सुरक्षा की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण था और वो ताकतवर था। इस चीज को समझना है। अब देखो, सिंहगढ़ का किला 1643 में जीता, और साथ में लिखा है कोंडाना, तो सेम नाम है, और अगर अलग भी मानोगे तो दोनों 1643। तोरण 1646, पुरंदर रायगढ़ सेम लिखा है, ठीक है, मतलब एक ही समझ लेना है पुरंदर रायगढ़ को। 1665 संधि से याद रखो आपको इसको। अब देखो सब नेम सेम लिखे है, अब क्रम बताना है आपको, सही क्रम क्या है। अब पहला ही ऑप्शन ऐसा मिल गया। तोरण कब, तोरण और सिंहगढ़ कहां लिखा आपने, तोरण ये लिखा तोरण
1646 आ जाएगा। तो तोरण तो होगा नहीं भैया पहले पर 43 वाला होगा, क्योंकि क्रम सब में यही आएगा, क्योंकि सेम किले हैं, देख लो आप, किले कोई अलग नहीं, बस उल्टा पलटिया कर दिए, एक पहले लिख दिया एक बाद में लिख दिया, बस इतना अंतर। पुरंदर देखो कहां 1665 ये लिखा है 1665। तो इसमें अलग क्या है, कोंडाना है, देखो ऊपर कोंडाना लिखा है किला, तोरण है तोरण लिखा है, रायगढ़ है रायगढ़ लिखा है, यानी 43 सबसे पहले आएगा। इस हिसाब से पहला आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। ये आपको डेट के हिसाब से थोड़ी जानकारी अगर रहेगी कब जीता है, ये डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको इसमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, या आपको डेटें याद हो। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर, सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर और रायगढ़। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है। अब आपको मिलान करना है। हमने कल कहा भी आपसे सही जोड़ियां, और भौतिक संसार में जोड़ियां मिलना बड़ा कठिन है, बार बार बोल रहे हैं, और जोड़ियां अगर सीधी सीधी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है, सुखमय जीवन हो जाए। कई बच्चे होंगे जिन्हें जोड़ियां मिलाने के लिए दिक्कतें जाती हैं, बड़ा कठिन है जोड़ियां मिलाना। देखो अब जोड़ियां कठिन है मिलाना के सरल है। ऑप्शन में क्या लिखा, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या अभी अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा कब हुई, सामने लिखा 1600। देखो 1659 में ही हत्या हुई कि नहीं, उसी जंगल इलाके में महाराष्ट्र में बीजापुर का सेनापति था अफजल खां। तो भैया ये तो एग्जामिनर ने सही जोड़ी मिला दी, मतलब अपन को कष्ट नहीं करना है, क्या हो गया, फायदा हो गया। फायदा कैसे, अपने लिए एग्जामिनर भगवान हो गया, क्योंकि जोड़ी सही मिला दी, यहां का वहां नहीं जाना है, सीधी जोड़ी मिला दी। और सीधी जोड़ी कैसे मिला दी, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या शिवाजी ने कब की, तो दोस्तों याद रखना कब की हत्या, 1659 में। तो एक का एक। दूसरा, दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला। शाइस्ता खां किसके मामा हैं, औरंगजेब के मामा, 1663 में ही गए थे शाइस्ता खां। शाइस्ता खां की शिविर पर शिवाजी ने रात्रि में छापामार युद्ध किया था, अटैक कर दिया था उसके ऊपर, जिसमें इसका पुत्र मारा गया था फतेह खां, और इसका अंगूठा कट गया था। और ये जब गया उसके दरबार में औरंगजेब के, तो औरंगजेब ने कहा कि तुम भैया दक्षिण में नहीं रहोगे, तुम बंगाल में रहोगे। तब जयसिंह को भेजा था, और जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि 1665 में हुई, आपको जानकारी होना चाहिए। इसलिए 1663 में शाइस्ता खां, ये भी जोड़ी सही मिला दी एग्जामिनर ने। सूरत की प्रथम लूट, दो लूटें हुई इनमें, इसके जोड़ियों के अनुसार प्रथम लूट 1664 में ही हुई, और सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुई, जो शिवाजी ने की। इस बात को याद रखना। तो इसकी जोड़ी सभी एग्जामिनर ने सीधी मिला दी, आपके लिए अच्छा हो गया, कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। मतलब आपके जैसे शादी विवाह हो रहा है तो पंडित जी की ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। और पहले अगर शादियां होती तो एक वर्ग हुआ करता था नाई का वर्ग, नाई वर्ग में भी ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि जोड़ी सीधी सीधी मिल गई है। ठीक है, अब उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, वो भी एक टॉपिक होता है हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में। तो सीधी सीधी जब जोड़ी मिल गई तो इसका आंसर 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 1 2 3 4, ए नंबर। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अगला देखिए, शिवाजी का जन्म कहां हुआ था। हमने पहले कहा था जन्म ही किले में हो गया, और कहां हुआ ये कब हुआ नहीं पूछा है। तो कब हुआ पहले तो आप जवाब दें, कब हुआ हम निकालते हैं, क्योंकि आप छांट नहीं सकते हैं, पता होगा तो आप सीधा जवाब देंगे किस किले में हुआ है। किलों के नाम लिखे हैं। देखो शिवाजी के जन्म पर दो कहानियां हैं, 1627 और 1630। देखो हम लोग मोबाइलों के जमाने में हैं, तो तुरंत चैट जीपीटी चलता है, तो उसमें कुछ भी डालो तुरंत मिल जाता आंसर। बच्चों को इतनी सुविधाएं हो गई कि पढ़ने में दिक्कत नहीं है। अब बच्चे ही ना पढ़ें तो दिक्कत उनकी है। पहले तो चलो सुविधाएं नहीं थी, अब तो इतनी सुविधाएं हैं आपके पास। लेकिन भाई आपको आईक्यू लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, हर एक विषय पर कमांड बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब कंपटीशन हाई है, सुविधाएं हैं, विकल्प हैं आपके पास, बहुत सारे विकल्प हैं। ठीक, अब विकल्प कौन अच्छा है आपको देखना है। तो 1630 और एक के अनुसार 1627। अप्रैल 1627 में भी शिवाजी का जन्म हुआ, ये स्रोत बोलते हैं।
और फरवरी 1630 में भी शिवाजी का जन्म हुआ है, स्रोत बोलते हैं। मतलब सही जानकारी नहीं है, समझ जाना है आप, क्योंकि शिवाजी ने अपना स्वयं का कैलेंडर चलाया है, इस चीज को समझ लेना। राज्याभिषेक संवत, राज्याभिषेक कैलेंडर जो देवनागरी लिपि में है, संस्कृत भाषा में जिसमें लिखा हुआ है, इसलिए दिक्कत ये तिथि में जा रही है। तो दोनों डेटें आपको याद रखना पड़ेगा कौन ऑप्शन में आता है। आमतौर पर हम कह दे रहे हैं 1627 ऑप्शन में आता है, सबसे ज्यादा यही आता है। ठीक, दोनों हमने आपके सामने लिख दिए। कहां हुआ तो याद रखना है शिवनेर के किले में, महाराष्ट्र के शिवनेर के किले में। तो देखें शिवनेर के दुर्ग, दुर्ग किला ही होता है, रायगढ़ का दुर्ग, पन्हाला का दुर्ग, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर शिवनेर के दुर्ग में। ठीक, अब आपको सब पता होगा माता जी कौन थी, जीजाबाई, ये तो जानकारी रहे ही, इतने महान व्यक्तित्व रहे हैं शिवाजी। पिता कौन थे, साहजी भोसले। गुरु कौन थे, दो थे, रामदास, समर्थ रामदास, और राजनीतिक गुरु अलग कर दिए थे तो दादाजी। दादाजी लिखा है तो ये ना समझ लें दादाजी थे उनके, भैया उनके गुरु थे कौंडदेव। दादाजी संरक्षक भी थे और पॉलिटिकल टीचर थे उनके, ये स्पिरिचुअल टीचर थे, यानी आध्यात्मिक गुरु रामदास, धार्मिक गुरु बोल सकते हैं। ठीक, आपको जवाब मिल गया। फैक्ट जो आपको पता है आमतौर पर, फिर भी चीजें जो नए बच्चे होंगे उनको भी चीजें समझ में आए, उन्हें बोरिंग ना लगे। इस संस्थान का यही तो उद्देश्य है कि हाई तैयारी वाले भी मिल सकते हैं और लो तैयारी वाले भी इसमें सरवाइव कर सकते हैं। इस संस्थान में कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी, बस आप लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा अपने लिए। ठीक, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित, ये पूरी कहानी पढ़ा दी है तो अब तो इसमें अपन ज्यादा परेशान नहीं होंगे। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए, ये लिखा है ऑप्शन 1665, 1666, 1667, 1664। देखो पुरंदर की संधि हुई 1665 में, 1664 में प्रथम सूरत की लूट हुई, 1670 में दूसरी सूरत की लूट हुई, 1666 में आगरा की यात्रा हुई, जब उन्हें आगरा यात्रा, जब उन्हें जयपुर भवन, जल्दी बताओ दोस्तों किस भवन में, जयपुर भवन में। डेटों में आप अलग नहीं कर सकते हैं चीजों को, बस अगर अन्य डेटों की जानकारी है जिस टॉपिक से पूछा गया तो आप लगा पाएंगे। अन्य डेटों की जानकारी 1665 में पुरंदर संधि, 1664 में सूरत की पहली लूट, तो भाई उस समय क्यों उपस्थित रहेंगे जब वो अभियानों में हैं, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। 1667 में जंजीरा एक क्षेत्र था सीदियों का, सीदी विदेशी थे जिन्हें मुगलों और बीजापुर का समर्थन था, सीदी बोलते हैं उन्हें, सीदी, सीदियां बोलते हैं, जंजीरा क्षेत्र था महाराष्ट्र में। अभी आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो पढ़ तो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1666 में आगरा दरबार की यात्रा की, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया, सरल और कारगर, सरल यानी सिंपल, कारगर अच्छा श्रेष्ठ शासन बनाया शिवाजी के बाद, संभाजी के बाद, सॉरी संभाजी के बाद। तो एक तो क्रम याद रहे पहले आपको, और थोड़ी बहुत कहानी याद रहे तो आप टिक लगा लोगे। देखो सबसे पहले शिवाजी संस्थापक ही हैं, अभी छत्रपति के क्रम ही याद कर लो, ज्यादा नहीं करना है। संभाजी, राजाराम, ताराबाई प्लस शिवाजी द्वितीय, ठीक, और अंतिम छत्रपति शाहू जी जो मुगल कैद में भी रहे थे। पेशवा रहे हैं, पेशवा में कौन, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, ये आपने सुने होंगे, बालाजी बाजीराव, माधवराव, माधव नारायण राव, माधवराव द्वितीय और बाजीराव द्वितीय, ये अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय।
अब इसमें जब बालाजी विश्वनाथ तक लिखा ही है तो अगले फिर इसके बाद पेशवा प्रमुख होने लगे तो बालाजी विश्वनाथ, यहीं तक क्रम लिख लो क्योंकि ऑप्शंस में इतने ही, और बाकी आप पूरा सुनेंगे तो आपको हमने सब बता दिया। अब देखो, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? शिवाजी का अच्छा शासन था, संभाजी का उनसे कम अच्छा शासन था। क्यों? क्योंकि अष्टप्रधान को संभाजी ने समाप्त कर दिया था, जो प्रशासन की रीढ़ की हड्डी था, 8 मंत्रियों वाला सिस्टम। इसलिए आपको समझना है कि संभाजी के बाद किसने, संभाजी के बाद कौन बना? राजा राम। राजा राम जो व्यक्ति था, इस बात को समझना है, राजा राम तो कभी सिंहासन पे तक नहीं बैठा है। खास बात यह है, यह प्रश्न बन सकता है इतिहास में, वह कौन सा राजा है भारत का, या वह कौन सा भारत का क्षेत्रीय राजा है जो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा? वो राजा राम था। भागता रहा, मुगलों से परेशान रहा, प्रतापगढ़, पन्हाला, या अलग अलग क्षेत्रों में गया, जिंजी भी है, सब क्षेत्रों में गया, भागता रहा। इसलिए उसने एक पद बना दिया था, प्रतिनिधि नामक पद। क्या हम तो रहेंगे नहीं क्योंकि हम तो मुठभेड़ करेंगे, तो राजा राम का हम प्रशासन में कोई योगदान नहीं समझेंगे। और पूछा है चूंकि संभाजी के बाद, तो शिवाजी तो आएंगे नहीं, इसलिए संभाजी कैंसल। तो राजा राम कैंसल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कभी भी सिंहासन पे तक नहीं बैठा है, प्रशासन में क्या ध्यान देगा। और पूछा है सरल और कारगर किसने बनाया? इसके बाद ताराबाई और शिवाजी द्वितीय। ताराबाई लिखा है क्या? नहीं लिखा है, अब तो और सरल हो गया। गंगाबाई, गंगाबाई कोई शासिका नहीं रही है मराठों में, मतलब उस समय जो मराठा साम्राज्य पढ़ रहे हैं, गंगाबाई नाम की कोई ना तो पेशवा है, ना छत्रपति है, ना किसी ने उनने शासन किया है ऐसा, इसलिए गंगाबाई खत्म। नानाजी देशमुख का कोई बताओ एक, ना तो छत्रपति है वो, ना वो पेशवा है। सब तो नाम आपको पता है, छत्रपति पूरे लिखे हैं, पेशवा हमने आपको बता दिए। इस हिसाब से नानाजी देशमुख भी नहीं होंगे, राजा राम होंगे नहीं क्योंकि प्रतिनिधि बनाया, तो बच्चा एक ही तो बता, अपन ने इस प्रकार अलग कर दिए, कहानी भी जोड़ ली। राइट आंसर इसका हो गया बालाजी विश्वनाथ। क्यों? क्योंकि बालाजी विश्वनाथ को ही मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहते हैं। पहला संस्थापक शिवाजी है, दूसरा संस्थापक मराठा साम्राज्य का कौन है? बालाजी विश्वनाथ, जो प्रथम पेशवा है पेशवाओं के क्रम में बोला है क्योंकि और भी पेशवा बनते थे। पेशवाओं का क्रम जो है वो अलग चीज है, हम आएगा चीजें तो हम समझाएंगे। तो ये आपने इसका राइट आंसर अलग ऑप्शंस करके लगा दिया है। नेक्स्ट, आपको अच्छे से पढ़ना है, मन से पढ़ना है, संस्थान से जुड़े रहना है, चीजें आपको बहुत शानदार मिलेंगी। देखो आपका रीजनिंग भी चल रहा है, मैथ भी चल रहा, और ऐसा नहीं चल रहा है कि चल ही रहा है, आपको पूरी तरीके से समर्पित होकर देने का प्रयास हो रहा है। ठीक, तो आपका भी ये काम होना चाहिए कि हम कम से कम अपने स्वार्थ के लिए तो काम कर लें, जब संस्थान इतना डेडिकेटेड होकर, समर्पित होकर आपके लिए काम कर रहा है, अनुशासित होकर काम कर रहा है। ठीक, देखें शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, मतलब सीधा पूछा है विदेश मंत्री कौन था। चलो आप लोग जब तक जवाब दो हम पूरे मंत्री लिख देते हैं आपको। शिवाजी के दरबार की मुख्य विशेषता अष्टप्रधान, शिवाजी के दरबार की मुख्य विशेषता अष्टप्रधान, 8 मंत्री, अष्टप्रधान। अब देखो अष्टप्रधान में कौन है शिवाजी का? पहला पेशवा, पेशवा तो भैया प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री प्रमुख था, ये मंत्री मतलब हेड था। सर ए नौबत, सेनापति, सेनापति था ये तो, यानी सेना मंत्री था, ऐसा कह सकते हैं आप। अगला देख, पंडित राव, पंडित राव नाम सुनते ही आप कहोगे धार्मिक काम करता हो, धर्म, धर्म का मंत्री था, धार्मिक मंत्री था। पूछा तो क्या है भैया? विदेश मंत्री पूछा है। अगला देख, न्यायाधीश, नाम सुनते ही आप बता दोगे कि न्याय का मंत्री होगा, न्याय मंत्री। सचिव, सचिव को ही क्या बोलते? चिटनिस, चिटनिस। चिटनिस का काम क्या था?
पत्र व्यवहार का काम करता। पत्र व्यवहार, राजसी जो पत्र होते हैं उसका पत्र व्यवहार करता। वाक्यान 20, वाक्यान 20 ये भी पत्र व्यवहार करता था, मतलब पड़ोसियों से पत्र व्यवहार करता था, पत्र व्यवहार का काम करता था। हाँ, अब देखिए अमात्य या मजूमदार, अमात्या मजूमदार, ये क्या था? आर्थिक मंत्री था, यानी हम इसे कह सकते वित्त विभाग देखता था। विदेश तो मिल ही रहा। एक था सुमंत या दबीर, इसको बोलते थे विदेश मंत्री। सुमंत या दबीर कौन था? विदेश मंत्री था शिवाजी के समय या मराठों के समय। तो पूछा क्या है, अब जो मंत्री पूछे आपसे बन जाना चाहिए। देखो सामने सब लिख दिए। पेशवा प्रधानमंत्री था, यानी प्रधानमंत्री था। हेड मंत्री, हेड मिनिस्टर, ऐसा समझ लेना, हेड मिनिस्टर था। हेड का मतलब प्रधान मंत्री, ठीक। सरेनोबत सेनापति था, सेना का मंत्री। पंडित राव धार्मिक मंत्री। न्यायाधीश न्याय मंत्री। सचिव या चिटनीस पत्र व्यवहार का मंत्री। वाक्यान 20 पत्र व्यवहार का मंत्री। बस अलग क्या था? एक राजसी पत्र और एक अन्य क्षेत्रों से पत्राचार का काम करता था। अमात्य मजूमदार वित्त मंत्री था। सुमंत यादवीर विदेश मंत्री था। तो पूछा है विदेश मंत्री कौन था? पेशवा था क्या? प्रधानमंत्री था पेशवा भैया। सचिव कौन था? जल्दी बताओ। सचिव यहां पर लिखा है चिटनीस या पत्र व्यवहार का काम। पंडित राव धार्मिक मंत्री लिखा है सुमंत, यार सुमंत ना होता तो दबीर लिखा होता। तो ऐसे आपने क्वेश्चन को समझ लिया। हम इतना ना बढ़ाते, हम 4 ऑप्शन में लिख देते, बस कहानी खत्म हो जाती, ठीक। लेकिन आपकी तैयारी अच्छी हो, यही तो उद्देश्य है। नेक्स्ट, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? बड़ा कठिन क्वेश्चन है भैया। राजा की उपाधि किसने प्रदान की? जिसे रटा होगा या पता होगा या कहानी पढ़ी होगी तो वो तो तत्काल जवाब देगा, इसका बिल्कुल देना चाहिए। चले, बीजापुर के शासक भैया नहीं देगा कभी। आप कहेंगे सर क्यों? कारण था इनमें विरोध बहुत था। विरोध क्यों था? क्योंकि बीजापुर में इनके पिताजी जॉब करते थे, नौकरी करते थे, इनके अधीन थे। वो क्यों राजा कहेंगे उसको, अपने सामंत को? भाई जिस किंग ने बनाया है वो किसी को राजा क्यों कहेगा? उस समय तो राजा कहना ही मतलब समझो कि किंग ही है वो। उस समय कौन लोगों को वोटा देना था? अहमदनगर के शासक भी नहीं। आप पूछोगे सर क्यों? क्योंकि इसमें भी विरोध था। शिवाजी ने इन सब की नाक में दम किया था और यहां भी इनके पिताजी ने जॉब किया है अहमदनगर में। औरंगजेब ने, इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, देखते हैं। महाराजा जयसिंह, जयसिंह इसलिए राजा नहीं कहेंगे, इनका अधिकार नहीं है राजा कहने का। आप कहेंगे क्यों नहीं है अधिकार? इसलिए नहीं है भैया अधिकार, देखो हम समझा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन निकाल पाए। ये कोई कहानी नहीं है, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराजा जयसिंह क्यों नहीं? क्योंकि महाराजा जयसिंह तो औरंगजेब के अधीन थे और एक अधीन राजा दूसरे को राजा कैसे बोल सकता है? अधीन क्या, उनके दरबार में राजा जयसिंह रहते थे औरंगजेब के। और राजा जयसिंह ने तो शिवाजी से युद्ध तक लड़ा और पुरंदर की संधि की। तो इस हिसाब से ये भी नहीं है। राइट आंसर होगा औरंगजेब। बताओ, शिवाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजा कहा है? मामूली हस्ती तो नहीं थे भैया शिवाजी। क्यों कहा, इसका एक कहानी सुन लो। वही आगरा दरबार 1666 में जब आगरा दरबार ये गए थे, वहां से जयपुर भवन से रिहा हुए। रिहा इन्हें किया नहीं गया था, ये भागा गए थे। वहां से निकल लिए टोकरी में बैठकर। टोकरी में बैठकर जब निकले तो एक पत्र व्यवहार किया कि भाई पुरंदर की संधि को क्रैक करो, हमें हमारे अधिकार दो। औरंगजेब ने फिर राजा की उपाधि दी और एक इतिहासकार या कई अन्य इतिहासकार या हम कम्युनिस्ट इतिहासकार उन्हें बोलते हैं, वो कहते हैं कि शिवाजी ने माफी मांगी थी औरंगजेब से। ये कहा गया, हम नहीं कह रहे हैं, इतिहासकार कह रहे हैं। हो सकते हैं वो कम्युनिस्ट हिस्टोरिकल हो, साम्यवादी हो, और साम्यवादी को तो कई सरकारें कहती हैं देशद्रोही है। ऐसा नहीं होता है देशद्रोही। भारत में रहने वाला कोई देशद्रोही क्यों होगा और क्यों देशद्रोह करेगा? वो तो देश की बेहतरी के लिए काम करेगा कि देश और अच्छा और सक्षम बने, ठीक।
तो 1666 में जब यहां से गए तो पत्र व्यवहार हुआ, तब औरंगजेब ने उनको राजा कहा था पहली बार। तो ये कहानी थी राजा कहने की। इसी के बाद राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का। नेक्स्ट, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? मतलब राज्याभिषेक की डेट है। अभी तक आपको इतना पता चल गया राज्याभिषेक कहां हुआ। जवाब दें, रायगढ़ के किले में, जो इनकी राजधानी थी, रायगढ़ किले में। राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में, और डेट है जून 1674 में राज्याभिषेक हुआ, रायगढ़ के फोर्ट में, रायगढ़ किले में राज्याभिषेक हुआ जून 1674 में। याद रखना, रायगढ़ के किले में। पहला करवाया काशी के पंडित गंगा भट्ट ने, और दूसरा करवाया एक तांत्रिक ने। वो हम कहानी आपको संभवतः बता चुके। तो जून 1674 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट, तभी उन्होंने छत्रपति, हैंदव धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, क्षत्रिय कुलवंत मसा, कुलवंत मसा का मतलब होता है क्षत्रियों के सिर मोड़ थे वो, उनका संबंध उदयपुर के किंग से जोड़ा गया था शिवाजी का। भाई उस समय क्षत्रिय होना ही राजा का सूचक होता था, इस चीज को याद रखना है। आज डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है, तो जनता के वोट के आधार पर फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, जिसे सबसे पहले या सबसे ज्यादा जो मत प्राप्त करता है प्रतिद्वंदी से, वो चुनाव जीतता है। तो आज दूसरा होता है, लेकिन अब वो सेवक होते हैं, राजा नहीं होते, राजा अलग होते थे। ठीक है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? अब इतनी कहानी पढ़ने के बाद ये तो जवाब आप दे ही दोगे। समर्थ रामदास उनके गुरु थे। विश्वनाथ शर्मा का ऐसा कोई इनसे संबंध नहीं है, इनमें से कोई हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि विश्वेश्वर गंगा भट्ट जो काशी के पंडित थे, मतलब हम कहेंगे रिपीट हो गया। और एक तांत्रिक से भी करवाया था, निश्चलपुरी गोस्वामी। एक तांत्रिक किससे? निश्चलपुरी गोस्वामी से भी राज्याभिषेक करवाया। यानी शिवाजी का राज्याभिषेक एक बार नहीं हुआ है, तांत्रिक से करवाया। 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ, एक बार नहीं हुआ है बल्कि 2 बार। माता जी का देहांत हो गया जब, तो उन्होंने राज्याभिषेक को अशुभ माना और एक तांत्रिक निश्चलपुरी गोस्वामी से अपना राज्याभिषेक करवाया। इस चीज को आपको समझ लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्वेश्वर गंगा भट्ट काशी के प्रकांड विद्वान थे या पंडित विद्वान थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न सॉल्व कीजिए। सामने है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? भाई ये तो हम कहेंगे कठिन है, ये अगर कोई बता पाए तो हम मानेंगे कि आप अच्छी तैयारी करें। जो कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके हैं, उन्हें आपको सब समझ में आ जाएगा। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? पहला, अपनी एक मोहर बनवाई थी, बिल्कुल राइट है, लेकिन पूछा तो नहीं किया। मोहर तो बनवाई थी, और हमने बताया था मोहर का नाम क्या था? राजमुद्रा। ऐसे याद रख लो आप, मोहर का नाम क्या था? राजमुद्रा। या एक नाम और लिखा रहता है और उसे कहते हैं राज्याभिषेक मुद्रा। राज्याभिषेक मुद्रा उसका नाम था, या राजमुद्रा। इसकी खास बात क्या थी? इसमें जो लेख लिखा था वो संस्कृत लैंग्वेज में था, संस्कृत भाषा में था, और लिपि कौन थी? देवनागरी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? देवनागरी, जो बाएं से दाएं ओर जो हम लोग लिखते हैं, ये उनकी मुद्रा थी। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इन्होंने मुद्रा, क्योंकि ये अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे, किसी के अधीन नहीं। भाई अगर अधीन रहते तो मुगलों के अधीन जो मुद्राएं चलती हैं वही चलाना पड़ता। ये अपने आप को स्वतंत्र मानते, तब तो इन्होंने मुगलों से लगातार मुठभेड़ की है। तो स्वतंत्र मुद्रा चलाई, बिल्कुल चलाई, राइट है, और मुद्रा का नाम आपके सामने है। एक नया संवत चलाया, बिल्कुल भैया चलाया।
क्यों? कारण इसका यह है क्योंकि किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, कहते हमें स्वतंत्र रहना, जितना क्षेत्र हमारा है। हिंदवी साम्राज्य स्थापित करना चाहते। एक शब्द सुन दे आप, हिंदवी, हम लिख रहे हैं आपके सामने, हिंदवी साम्राज्य, जिसमें विदेशी तत्वों को उन्हें शामिल नहीं करना था। हिंदवी साम्राज्य, जिस समय औरंगजेब बोलता था दारुल इस्लाम, इस देश को हम दारुल इस्लाम बनाएंगे, उस समय शिवाजी बोल रहे हैं हम हिंदवी साम्राज्य बनाएंगे। मामूली शख्सियत तो नहीं है शिवाजी, इतने बड़े किंग जिसका खौफ पूरे भारत में और विदेशों तक में जिसका खौफ है, जो स्वयं युद्ध लड़ने जाता है औरंगजेब, इतना बड़ा नेतृत्व करता, उसके सामने आंख से आंख दिखाने वाले अगर कोई व्यक्तित्व इस समय लीडर थे तो वो शिवाजी थे। और वो कोई इतने बड़े किंग नहीं थे, मराठा साम्राज्य के राजा थे। उस समय वो कह रहे कि हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हिंदवी साम्राज्य बनाएंगे। तो इन्होंने एक नया संबंध भी चलाया। संबंध का नाम पूछे वही लिख देना है, राज्याभिषेक संबंध या राज्याभिषेक, राज्याभिषेक संबंध या कैलेंडर। राज्याभिषेक कैलेंडर चलाया, मतलब ना शक संवत से चलेंगे जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शक संवत, ना विक्रम संवत जो हिंदू साम्राज्य के लिए, ये अलग अलग सा कुछ हिंदवी साम्राज्य चाहते थे। भाई तारीफ भी करना है, थोड़ी बहुत आलोचना खींचातानी भी करना है, क्योंकि अपन लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, इतना अंध नहीं होना है। नेता नगरी करना हो तो पूछ लेना है, तो हम अच्छी अच्छी बातें बता देंगे, उसमें क्या है बताने में, थोड़ी बहुत। भाई जब पहले से विक्रम संवत था, जो आज भी हिंदुओं का हिंदू संवत है, सनातन संवत है, उसी को मान लेते हैं। नहीं बोले अलग, एकदम स्वतंत्र, उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी, वो ठीक है। तो एक नया संवत चलाया राजे, ये भी सही है भैया, पूछा तो गलत है। क्षत्रिय कुलवंत बसा, हमने कई बार बताया, क्षत्रियों के परिवार का आभूषण यार मुकुट, ये उपाधि ली थी छत्रपति, जब उपाधि ली तभी, क्योंकि इनका संबंध कहां से जोड़ा गया था, उदयपुर राज वंश से इनका संबंध जोड़ा गया था जब इनका राज्याभिषेक हुआ। हिंदू धर्मोद्धर, बिल्कुल हिंदू धर्म का उद्धारक, हिंदवी साम्राज्य बनाना है, ये भी भैया राइट। पूछा तो गलत है, तो दिक्कत हो रहा, कौन है सही। सभी प्रकार के कर हटा लिए, अब जब कुछ नहीं बचा भैया तो ये सही होगा इस हिसाब से तो, और सच्चाई यही है, इन्होंने कर नहीं हटाए थे, तो इसका गलत आंसर ये है। कौन नहीं काम किया राज्याभिषेक पर, ये काम नहीं किया कि सभी करों को हटा लिया। भाई साम्राज्य को इंस्टेबल रखने के लिए आपको अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी, आर्थिक चीजें आपको चाहिए होगी, तो सभी प्रकार के कर हटा लिए, ये गलत है। समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, ये प्रश्न है आपका, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। देखो अंतिम सैन्य अभियान, पहला लिखा कर्नाटक का अभियान, सलेहर का अभियान, जंजीरा के सीधियों के विरुद्ध अभियान और कोंडाणा का अभियान। अब इनकी डेटें पता होगी तभी बनेगा आपसे, इस बात को याद रखना है। देखो कर्नाटक का अभियान 1676 से 1678 ईस्वी तक चलता रहा, बहुत लंबा अभियान खिंचाए, मतलब कई लोग तो बताते हैं 70 से ही कर्नाटक तरफ उन्होंने अभियान कर दिया। तंजावुर एक क्षेत्र है, उसे जीतने के लिए, गोलकुंडा उसे जीतने के लिए, जिंजी, जंजीरा नहीं जिंजी, उसको जीतने के लिए कर्नाटक अभियान किया। और कहते तो यहां तक है कि शिवाजी ने कर्नाटक अभियान इस दौरान किया। सलेहर 1672 में, इसमें एक डेट याद रखना है, सलेहर और मलेहर ये दो आते हैं नाम, मलेहर अभियान भी है इसी दौरान, सलेहर और मलेहर ये भी अभियान किया 1672 में। तब उन्होंने मुगलों को पराजित किया था, हम कहना ये चाहे, मुगलों ने इनके कुछ किले जीत लिए, इसलिए मुगलों से युद्ध लड़ा, सलेहर का युद्ध। पूछे पहली बार मुगलों से डायरेक्ट मुठभेड़ शिवाजी की कब हुई, तो सलेहर में हुई, उस युद्ध का नाम ही है सलेहर बार, और मलेहर का युद्ध भी यही है। और सलेहर और मलेहर के किले को मुगलों से छीन लिया, यानी उनको पराजित कर दिया। शिवाजी स्वयं नहीं गए लेकिन अपने सेनापतियों को वहां भेजा और यानी मुगलों से डायरेक्ट मुठभेड़ हो रही है, यहां पर इस चीज को समझना है।
जंजीरा के सीधियों से 1667 से 1670 के दौरान तक के अभियान है। कुंडाड़ा का अभियान 1661 से 1664 तक के अभियान है। अब बता दो सबसे क्या पूछा, अंतिम सैन्य अभियान 78 सबसे अंतिम है, तो राइट आंसर कर्नाटक। कर्नाटक का अभियान ही शिवाजी का अंतिम अभियान था। इस चीज को याद रखना है दोस्तों, ये आपके सामने हमने डिटेल में बताने का प्रयास किया। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? अब इससे कुछ सोचना पड़ेगा, मतलब एक कहानी हम बताएंगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप अलग नहीं कर सकते, डायरेक्ट बताना है किसने कहा। भाई अलग कैसे कर पाओगे, एलिमिनेशन यहां काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ एलिमिनेशन अपन करेंगे कहानी सुनकर। देखें, राजा जयसिंह, जयसिंह तो देसी हैं, हम आपको याद करवा रहे हैं। देसी का मतलब भारतीय है, तो वो क्यों कहेंगे इन्हें डाकू चूहा, पहाड़ों का चूहा, या साहसी डाकू? क्योंकि गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करते थे, परेशान रहते थे लोग इनसे। और जयसिंह ने तो भैया पराजित कर दिया था, तो नहीं कहेंगे इस हिसाब से। सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो इसलिए जयसिंह को अलग कर देना है। क्योंकि जयसिंह ने पुरंदर एग्रीमेंट शिवाजी से किया है, यानी शिवाजी को एक प्रकार से मानसिकता के स्तर पर पराजित कर दिया। तब तो शिवाजी 23 किले देने को तैयार हो गए मुगलों को। अफजल खां, अफजल खां भी नहीं कहेगा, क्योंकि अफजल खां का संबंध साउथ से ही है, बीजापुर का सेनापति है, और अफजल खां को पराजित भी कर दिया। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि इसने भी नहीं कहा होगा, इस हिसाब से कहा है, लॉजिक निकाल रहे हैं। 1659 में इसको मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब बचा यही है, तो इसमें टिक लगाएंगे, लेकिन एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। औरंगजेब की सबसे ज्यादा नाक में दम किया था शिवाजी ने, हम आप कहानी बता रहे हैं। नाक में दम इतना किया कि शिवाजी को औरंगजेब सोच रहा था एक छोटा सा जमींदार होगा कोई, इससे क्या मुंह लगे, इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बड़ा घातक निकला, शिवाजी को राजा तक की उपाधि दी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कैद किया और औरंगजेब की कैद से भाग भी गए। ये तो सोचो, ये कोई प्रसिद्ध व्यक्ति ही होगा, एक साहसी व्यक्ति ही होगा जो ऐसा कर पाएगा। इसलिए औरंगजेब ने ही कहा यह बड़ा पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू है। पता, ये शिवाजी के मजाक के लिए कहा, मतलब शिवाजी का एक प्रकार से मजाक उड़ाया, चूहा है तो, लेकिन इसीलिए साथ में लग गया साहसी डाकू। साहसी डाकू का मतलब समझना है, डाकू भी एक नेगेटिव शब्द है, लुटेरा कह सकते हैं, मतलब एक उपहास उड़ाया जा रहा। लेकिन शिवाजी के पास एक युद्ध कौशल था, हम इस रूप में समझ सकते। युद्ध कौशल क्या था? छापामार, जो उस समय एक नया था, मुगलों के लिए नया था। मुगल ये युद्ध नहीं कर पाते थे, छिपकर वार किया, अटैक करके धड़ाम से रात्रि को अटैक कर दिया, छिपकर पीछे से अटैक कर दिया, और पहाड़ जंगल, इतना बड़ा क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति, उनको पराजित कर दिया। तो इस चीज को याद रखना है, औरंगजेब ने ही कहा। नेक्स्ट, इसे देखिए, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। बता दोगे दोस्तों, कठिन नहीं होगा, ऑप्शन कठिन बन सकते हैं इसमें, लेकिन आप समझोगे चीजें समझ जाओगे। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता, 8 विद्वानों को नहीं, 8 विद्वानों को तो कहते थे अष्ट दिग्गज। क्या बोलते थे? अष्ट दिग्गज, जो कृष्ण देव राय के थे, और पूछा तो शिवाजी का है, कृष्ण देव राय के थे। 8 विद्वानों की सभा, 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को, जो शिवाजी के अंगरक्षक होते थे, 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को जो शिवाजी के अंगरक्षक, शिवाजी के भैया सैनिकों को अष्टप्रधान क्यों कहेंगे? और सर्वाधिक योग्य, क्योंकि शिवाजी के समय प्रमुख सेना नायक था सर ए नौबत, सेनापति होता था, जो अष्टप्रधान का अंग था। उस समय शिवाजी के पास सिलाहदार थे, पागा थे, वरगीर थे, नायक थे, जुमलेदार थे, हवलदार थे, 1 हजारी थे, 5 हजारी थे। ये सब नाम हमने सेना नायकों के गिनवा दिए। एक थोड़ी थे, लाखों में उनकी सेना थी, छोटी मोटी सेना थोड़ी थी।
तो इस हिसाब से इसको अपन अलग कर देंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 8 मंत्रियों की एक परिषद इसमें लग रहा, और एक सलाहकार, क्योंकि आप डिटेल में पढ़ते हैं तो सलाह ही देते थे वो 8 मंत्री, तो इसे सलाह नहीं, उन्हें मंत्री का दर्जा था क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 8 मंत्रियों की एक परिषद, राइट आंसर। और अष्टप्रधान हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोड़ी फिर से मिलाना है, मिलाओ जोड़ी। ठीक है, जोड़ी मिलाना कठिन होता है, अभी बच्चों जाओगे अपनी अपनी जोड़ी मिलाने, ठीक है, जिसकी नहीं मिली तो मिलाएगा तो जरूर। ठीक है, देखो मिलाओ, यहां की जोड़ी मिलाओ, यहीं से जोड़ी मिलेगी, वो वाली जोड़ी जो आप सोच रहे हो, यहां की जोड़ी मिला दोगे, परीक्षा निकाल लोगे, सरकारी हो जाओगे, जोड़ी मिल जाएगी। ठीक है, सब संयोग बन जाते हैं, सरकारी नौकरी ऐसी चीज होती है, सब ग्रह नक्षत्र तारे तारामंडल सब सही हो जाते हैं। मजूमदार या अमात, वित्त एवं राजस्व मंत्री हमने अष्टप्रधान में बताया था, आप याद रखो, बिल्कुल राइट है, सही जोड़ी मिली है एग्जामिनर के द्वारा, वित्त मंत्री ही था, रेवेन्यू मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर। वाक्यान्वीस या मंत्री, गृह मंत्री था, बिल्कुल ये होम मिनिस्टर ही तो था, पत्र व्यवहार वाला काम करता था, होम वाला सिस्टम, होम प्रोडक्ट। सुमंत यादवीर टिक लगाया था, विदेश मामला ही संभालता था, विदेश मंत्री। सही जोड़ी मिलाई एग्जामिनर ने, अभी तक एग्जामिनर बैठा ही है कि आप जोड़ी मिलाओ सही, हमने सही जोड़ी दी है, इसलिए आपकी सही जोड़ी मिल जाएगी। सुनविस और सुरनिस और सचिव, शाही पत्र विभाग का प्रधान, बिल्कुल सचिव था, पत्र विभाग ही तो देखता था, शाही वाले जो राजा वाले हमने बताए थे आप, ये पड़ोस वाले देखता था, इसलिए हो गया गृह मंत्री। वाक्यान्वीस, तो ये भी सही जोड़ी मिला दी, राइट आंसर। अष्टप्रधान है सभी, 1 2 3 4, मतलब सही जोड़ी ये है। ये सरल है, आपके लिए बन जाएगा। सर ए नौबत का अर्थ क्या है, बताओ जल्दी। अष्टप्रधान का सेनापति, राइट आंसर सेनापति, क्योंकि धर्म मंत्री कौन था, जल्दी बताओ। पंडित राव, पंडित राव। विदेश मंत्री कौन था, सुमंत यादवीर, सुमंत यादवीर। गृह मंत्री कौन था, जल्दी बताएं। गृह मंत्री वाक्यान्वीश, 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 ये आपको पता है। ठीक, तो दोस्तों ये चारों ऑप्शंस भी देख लिया, कौन क्या था, सर ए नौबत सेनापति था। देखिए दोस्तों, आज इतने ही प्रिंट हैं आपके, मतलब 20 पर्याप्त क्वेश्चन होते हैं, अभी बढ़ाएंगे धीरे धीरे सीक्वेंस में चीजें, कि 30 करें फिर 40 करें, जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे ही हमारी स्पीड बढ़ेगी। टीचरों को स्पीड बढ़ाने के लिए बच्चों की स्पीड बढ़ाना पड़ता है, अगर बच्चों की स्पीड बढ़ गई तो टीचर तो बढ़ा देगा, हम तो कहते हैं फोर्थ गियर डाल के बढ़ा देगा स्पीड, समझ रहे हैं ना आप चीजों को, तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लगा, हम बार बार कहते हैं और हम फिर एक बार आपको सूचना दे रहे हैं, एमपीपीएससी का अगर आपको ऑफलाइन बैच पढ़ना है अथवा आप इच्छुक हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें, अथवा हॉरिजन एकेडमी के ऑफिस में आकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही और कितनी बुरी है, आपको बताते रहना है। बताने का माध्यम वही है, कमेंट बॉक्स, अथवा आप एकेडमी या यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम से भी जुड़कर चीजों को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।